हवेली के दरवाजे से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी रुकते ही झट से दरवाज़ा खोलकर दो वजूद बाहर निकले और एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ोर शोर से हवेली के अंदर की तरफ भाग पड़े और मुलाजमीन अपने इन दो मालिकों की तरफ देखकर हमेशा की तरह मुस्कुरा पड़े। सारा, सारा, अरे रुक जाओ, मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वह आज यूं ही लेट आया था। वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था कि उसे सारा नजर आई। वह अपने दोस्तों से बाद में मिलने का बोलता उसकी तरफ बढ़ा, जो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ गई। वह उसे आवाज़ें लगाता उसके पीछे बढ़ा और उसे बाजुओं से पकड़कर रोका और गुस्से से सारा से वजह पूछने लगा। टेल मी वाई यू आर रिएक्टिंग लाइक आई एम इन नो पर्सन। उसकी मुसलसल खामोशी पर वह झुलझुलाते हुए बोला। वाह, आखिर याद आ गई सारा अफंदी की। नाइस। सारा तालियां बजाते हुए तंजिया अंदाज में बोली। शट अप सारा, कम टू द पॉइंट प्लीज, व्हाट यू वांट टू से। वह सच में उसके इस अंदाज से चिढ़ गया था। इतने नखरे तो उसे उठाने नहीं आते थे। आखिर पूरी यूनिवर्सिटी उसकी फ़ैन थी और लड़कियों का तो क्रश था वह हैंडसम मैन। जबकि उसके जवाब में सारा ने एक नज़र उसे घूर कर देखा। ओके ओके फाइन, आई एम सॉरी। और बस इस घूरी पर साइम अली हैदर की बस हुई थी। वह हंसते हुए अपने कान पकड़ते हुए बोला था, मुझसे बात ना करो। वह उसे हंसते देखकर और गुस्सा हुई। यार सॉरी बोला ना, आई नो मुझे बता के जाना चाहिए था, बट यू नो ना डैड, उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है, सो इसीलिए जल्दी में मैं इन्फॉर्म करना भूल गया। और फिर इंग्लैंड में काफ़ी काम था इसलिए सो। वह वजाहत देते हुए बोला। मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं मांगी तुमसे, मूड ऑफ भी वैसा ही था यार। ओके, और दूसरी बला, आई मीन एनी कहाँ पर है? नज़र नहीं आ रही। वह उसकी घुरी पर अपनी तस्दीक करते हुए बोला। यार साइम, वह तो पिछले वीक से यूं ही नहीं आ रही। मैंने उसके फ़ोन पर कॉल्स भी की लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो बोर होकर रह गई हूँ। तो ना ही तुम थे और ना ही वो। वह अपनी नाराज़गी भूलती उसे एनी के बारे में बताने लगी। व्हाट, एनी यूनी नहीं आ रही है और ना कॉन्ट्रैक्ट में है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अनीज़ा खान हमसे राब्ता ख़त्म कर ले? नो, मैं आज ही पता करवाता हूँ क्या हुआ है। ठीक तो है ना? वह फिक्रमंदी से बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, बट यू नो ना, मुझे उसके डैड से बहुत डर लगता है, वरना मैं उसके घर चली जाती। ओके नो वरी, मैं आज ही उसके घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना। वह उसे दिलासा देते हुए बोला। ओके चलो, अभी आ ही गए तो सर सहान का लेक्चर है, तुम्हारे चक्कर में मैं भी लेट हो गई हूँ। वह उसे बाजू से खींचती हुई बोली और वह भी मुस्कुराता सारा के पीछे क्लास की तरफ चल पड़ा। सारा अफंदी, मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन अकरम अफंदी की बेटी, तीखे नफूस वाली ज़िंदगी से भरपूर लड़की, पर कई जगह पर बहुत एहसास। साइम अली हैदर, डॉक्टर अली हैदर का एकलौता चश्मो चिराग, जो कि बाकी दुनिया के लिए बहुत मगरूर है लेकिन अपनी दो बलाओं और दो बंदरों के लिए बहुत आजिज़ दिलकश नफूस का मालिक, पूरी यूनी का करस। और यह दोनों है अनीज़ा सा के चंद दोस्त, जिनके अलावा किसी से इतनी क्लोज नहीं। उनका ग्रुप 5 लोगों में मुस्तकिल है और इन सब की जान बसती है अनीज़ा खान में। साइम अली हैदर, सारा अफंदी, अनीज़े खान और 2 लोग जो कि बला के शरारती और लोगों की नाक में दम करने वाले, पूरी यूनी को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले 2 शैतान। उनके जानने वाले उन्हें क्रेजी डर्ल कहते हैं, जबकि वह खुद को हैंडसम कोबराज बुलाते हैं। और इन 5 लोगों के मुस्तकिल ग्रुप पर पूरी यूनो में ब्यूटी स्टार के नाम से मशहूर है, जिनके सारे मेंबर्स बला के हसीन हैं। उसको इतनी तेज़ी से वॉशरूम घुसते देखकर अजलान सा फिर मुस्कुराया था। आज तो सा के अंदाज ही अलग थे। देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह वही अजलान सा है जो कुछ घंटों पहले इतने गुस्से में था। वह सर झटकता ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो गया और गिरबान के बटन खोलता वह मुसलसल मुस्कुरा रहा था। फिर कमीज़ को हटाता सीने पर नक्श ताज़ा निशान को देखने लगा, जहाँ एनी के दांतों के निशान बहुत वाज़ेह थे और हल्का हल्का खून रसकर जम चुका था। जंगली बिल्ली। बटन खोलकर अपने सीने पर बड़े दांतों के निशान को अपनी उंगलियों से छूता मुंह में बड़बड़ाया। फिर बटन वापस बंद करता वापस घूमकर सामने पड़े सोफे पर विराजमान हो गया और मुलाजिम को इंटरकॉम के जरिए बुलाया ताकि टूटे हुए वाज के टुकड़े उठा ले। अब उसे अनीज़ा खान को इंतज़ार था, जिसको वह अपने लाए गए ड्रेस में देखना चाहता था। शहरयार खान की गाड़ी गैराज में रुकी थी। गाड़ी रुकते ही शहरी ड्राइविंग सीट से उतरता और कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखने की गर्ज से एक नज़र दौड़ाई, जहां रात के 11 बज रहे थे। फिर सामने खड़े मुलाजमीन, जो कि गाड़ी देखकर वहां आया था।
उसको गाड़ी की चाबी पकड़ाता और बैग निकालने का बोलता अंदर की तरफ चल पड़ा और लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर सरीना बेगम टांग पर टांग जमाए सामने लगी एलईडी को कोई ड्रामा देखने में मगन थी। अस्सलाम वालेकुम। वह उन्हें देखकर सलाम करता उनके पास सोफे पर जाकर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। वह रिमोट की आवाज़ कम करती हुई बोली। आह मम्मा जान, बस ऑफिस में काम ही बहुत था, जैसे ही फ्री हो गया आ गया। आप परेशान ना हुआ करें। वह उनकी फिक्र देखकर मुस्कुराया और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और उनके दोनों हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिए। मेरी जान, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, इतना काम करना पड़ता है, मेरे बच्चों को इतना सा मुँह निकल आया है। बेटा कुछ काम मुलाजिमों पर भी छोड़ दिया करो। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो तुम, वह भी ऐसे ही हैं, काम के चक्करों में अपना आप भुला बैठते हैं। तुम दोनों बाप बेटे को अपनी कोई फिक्र ही नहीं, मुझे ही सारा ध्यान रखना पड़ता है, वरना तुम दोनों का बस चले तो वहीं ऑफिस में ही डेरा लगा लो। वह उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। ओ सो स्वीट मम्मा, इस दफ़ा माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस अब आप गुस्सा ना हो। वह सरीना बेगम के हाथ पर चूमता हुआ बोला। मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, मैं खाना लगवाती हूँ, फिर मिलके खाना खाते हैं। वह उसका माथा चूमते हुए प्यार से बोली। क्या मम्मा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी तबीयत खराब हो जाती तो। वह उनका इतनी देर तक भूखा रहना सुनकर परेशान हुआ था। बेटा मैं किसके साथ खाना खाती? आपके बाबा ने सूप पी लिया और मेडिसिन खाकर सो गए और मेरा दिल नहीं किया अकेले खाने को, तो बस आपका इंतज़ार करते करते या टाइम हो गया। वह उसके बाल संवारते हुए बोली। ओके, आइंदा मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगा ताकि आप और मैं मिलकर टाइम से खाना खा सकें। और अब आप खाना लगवाएं, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आया। वह उनकी गोद से उठता हुआ बोला। ओके। वह मुस्कुराते हुए अपने लाडले बेटे को देखने लगी, जो आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा खुश नज़र आ रहा था। फिर मुलाजिमा को खाना बोलने के लिए उठकर किचन की तरफ चल पड़ी। वह बाथरूम में खड़ी सामने लगे शीशे में अपना अक्स देख रही थी। हेजल ग्रीन आंखें जो मुसलसल रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और दाएं गाल पर पड़े उंगलियों के निशान जो कि नुमाया थे। वह इस वक्त शाह के दिए गए नीले कुर्ते पर, जिस पर रेड कलर के नक्श कढ़ाई हुई थी, और नीली ही कैपरी जिसके ऊपर भी सुर्ख ही कढ़ाई हुई थी, जो कि कैपरी के एक साइड पर थी, और साथ सुर्ख दुपट्टा था जो उसने अपने दाएं कंधे पर लटका रखा था। उसने थोड़ी देर पहले ही गर्म पानी से शावर लिया था और अब उसके बाद वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। अभी वह खड़े अपने चेहरे पर जब्त उंगलियों के निशानात पर उंगलियां फेर रही थी और सोच रही थी कि इंसान को कैसा कैसा वक्त देखना पड़ता है। उसे याद नहीं पड़ता था कि आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं की, कजा की हाथ उठाना। वह अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और वह एकदम से चौंकी। लिटिल एंजल, क्या आज वहीं सोने का इरादा है आपका? अजलान सा मुस्कुराती आवाज़ में बोला था और ऐनी अपने गीले बालों पर हाथ फेरती दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और सामने खड़े शाह को पूरी तरह इग्नोर करती ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बालों पर ब्रश फेरने की नाकाम कोशिश करने लगी। और अजलान सा तो ऐनी को अपने लाए गए सूट में देखकर ही हैरान रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ऐनी पर इतना सूट करेगा उसका लाया गया पहला सूट। ऐनी का चेहरा नीले और सुर्ख रंग में चमक रहा था। उसके बाथरूम घुसने के बाद अजलान सा काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। जब वह बाहर ना आई तो उसे दरवाज़ा नॉक करना पड़ा और जब वह दरवाज़ा खोलकर शाह को भरपूर तरीके से इग्नोर करते हुए गुजर गई और शाह उसकी हरकत से एक दफ़ा फिर मुस्कुरा पड़ा। अब भला कौन जाने कि शाह को इग्नोर होना पसंद नहीं, लेकिन वह अनीज़े खान थी जो कि शाह की उम्मीदों पर मुसलसल पानी फेर रही थी। शाह पहले तो उसको अपने बालों से झगड़ा करते देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ से ब्रश ले लिया। ऐनी जो अपने बालों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसके ब्रश पकड़ने पर चौंकी और अपने साथ खड़े अजलान शाह को देखने लगी, जो बहुत प्यारे और नर्म से उसके बालों को सुलझा रहा था। कसादा चमकती हुई पेशानी, डार्क ब्राउन बाल जो शायद जेल लगाकर सेट किए गए थे, घनी आईब्रो, उनके नीचे गहरे काली आंखें जिनकी चमक देखने लायक थी। उनकी चमक इस वक्त ज़्यादा थी या शायद हमेशा ऐसे ही रहती थी, पर जो भी था कुछ तो था इन आँखों में, एक रौब, कुछ पा लेने की चाहत या जहानत की चमक, और लाइट ब्राउन घनी मूंछें और चेहरे पर खूबसूरत तरासा गया खत।
वह इस वक्त अनीज़े खान को एक मजबूत मर्द लगा था और शायद उसका ही असर था कि वह उसे मना ना कर पाई, जबकि सब बखूबी उसे अपना जायज़ा लेता देख सकता था, जिस वजह से उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान थी। वह उसके बालों को सुलझाकर उन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया था। फिर उसको अपनी तरफ मोड़ते भरपूर अंदाज से देखता झुका था और ड्रेसिंग टेबल से ड्रॉर खोलकर एक बॉक्स निकाला था। उस बॉक्स को खोलकर अंदर से एक ब्लू डायमंड का पेंडेंट निकाला, जिस पर कुछ लिखा था किसी और ज़बान में। फिर पेंडेंट उसके गले में पहनाकर अपने हिसार में लेकर उसका लॉक बंद किया और अनी, जो उसके शहर में डूबी हुई थी, उसके इस तरह करीब आने पर घबरा गई। वह पेंडेंट पहनकर जब पीछे हटा तो उसका लाल चेहरा देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। फिर उसके कंधे से दुपट्टा उठाकर उसके सर पर फैलाया और एक साइड से कंधे पर रखी। फिर उसकी दोनों बाजुओं से भरकर भरपूर नज़र दौड़ाई। अब परफेक्ट है। यह अदलान शाह की तरफ से अनीज़े शाह की खिदमत में एक मामूली सा तोहफा, वह दिलकश अंदाज में बोला और फिर उसके चेहरे पर सब उंगलियों के निशानात को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सिमटी थी। फिर झुककर अपने दहकते लब उसके माथे पर रखे थे, फिर उस गाल पर जहां उंगलियों के सुर्ख निशान थे। अदलान शाह उन हाथों को तोड़ देगा जो उसकी प्रिंस पर उठेंगे। उसके लहजे में शायद बहुत गुस्सा था, इसीलिए फिर उसको नरमी से अपने हिसार में लिया था और अपने सीने से लगाया था। उसकी इस जसारत से ऐनी की आंखें नम हुई थी और वह उसको हिसार तोड़ती डरकर एक कदम पीछे हटी थी। चलो, डिनर का वक्त हो गया है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। वह उसके ग्रेस से उसे मज़ीद प्यार करने का इरादा तर्क करता दूर हुआ था और उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, और अनीज़ा भी इस बात में सर हिलाती उसके साथ चल पड़ी। पर ना जाने क्यों उसे अदलान शाह के हिसार में खुद को महफूज महसूस हुआ था, इसीलिए वह उसके कहे के मुताबिक चलती जा रही थी। अदलान शाह उसका हाथ पकड़े सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सामने खड़ी आयशा बेगम, सिकंदर शाह की बेगम और अदलान शाह की वालिदा और सायरा बेगम, जवार शाह की बीवी, मुलाजमीन को डिनर की हिदायत दे रही थी। उनकी नज़र सीढ़ियों की जानिब उठी तो वह दोनों ही मुस्कुरा उठी और मुंह से बेसाख्ता ही माशा अल्लाह निकला। वह दोनों साथ लग ही इतने मुकम्मल रहे थे कि वह उनकी बलाएं लेने लगी। ऐनी थोड़ा घबराई थी, लेकिन उस वक्त वह पहले की निस्बत कम कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि उसके साथ शाह था। उसकी गिरफ्त शाह के हाथ पर मजबूत हुई, जबकि शाह भी उसकी घबराहट महसूस कर चुका था, इसीलिए उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वह सीढ़ियाँ अबूर करते नीचे उतरा तो आयशा बेगम और सायरा बेगम एक मुलाजमीन को कुछ हिदायत देती उसकी तरफ बढ़ी। अदलान शाह उन्हें देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया और आगे बढ़कर पहले अपनी वालिदा फिर अपनी चची के हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगाया। यह उनकी हवेली की रिवायत थी, जब भी अपने बड़ों से मिलते तो ऐसे ही पहले उनके हाथों को अकीदत से चूमते, फिर उन्हें आंखों से लगाते। फिर आयशा बेगम ऐनी को वहीं खड़ा देख उसकी तरफ बढ़ी और उसकी झिझक महसूस कर चुकी थी। माशा अल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। वह उसका माथा चूमती फिर प्यार से अपने सीने से लगाते हुए बोली। अनीज़ा उनकी सिफक्त भरी आगोश में सुकून महसूस कर रही थी, जैसा सुकून उसे सरीना बेगम की आगोश में मिलता था। बेटा, मैं हूँ आपकी बड़ी माँ, अदलान शाह की मम्मा, और आज से आपकी भी मम्मा। वह उसे खामोश देखकर अपना तारुफ करवाने लगी। अरे भाभी, हमें भी मिलने दे अपनी डॉल से। मैं हूँ अदलान शाह की चची और आप जो मर्जी चाहें बुला सकती हैं, और मेरी गुड़िया को किसी से भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चची मम्मा के होते हुए साज़े बेगम भी मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, ताकि वह जल्द ही उससे घुल मिल सके, जबकि ऐनी के चेहरे पर अब दिलकश सी मुस्कुराहट थी। अदलान बेटा, अब आप हमारी बेटी के साथ खड़े हो जाएं ताकि हम अपने बच्चों की नज़र उतार सकें। फिर मुलाजिमा के आने पर आयशा बेगम अदलान शाह के मुखातिब हुई। अदलान शाह ने मुस्कुराते हुए उनके हुक्म की तामील की और अनीज़े के साथ खड़ा हो गया। आयशा बेगम ने गोश्त का सदका दिया, फिर बारी बारी दोनों के माथे चूमे। अल्लाह मेरे बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाए। उन्होंने दोनों को प्यार से देखते हुए दुआएं दी। आमीन, सब एक ज़बान बोले। ऐनी की घबराहट उन दो ख़वातीन को देखकर कम हुई थी। चलो बेटा, अब डिनर करने चलते हैं, सब आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे हैं, सायदा बेगम बोली। और शाह एक दफ़ा फिर ऐनी का हाथ थामकर उनके साथ ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। वह चेंज करके वापस लाउंज में आया तो सरीना बेगम खाना टेबल पर सजाए उसका ही इंतज़ार कर रही थी। मैं लेट तो नहीं हो गया ना? सहरी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा।
हाँ हाँ, नहीं मेरी जान, आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, सरीना बेगम हंसते हुए बोली। ओके देन, खाना स्टार्ट करें। क्या बनाया है मम्मा ने? वह कुर्सी पर बैठते हुए सामने टेबल पर ढकी हुई डिशेस को देखने लगा। अरे वाह बिरयानी, ओ माई पूछी पूछी मम्मा, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। वह बिरयानी देख खुद सरीना के गाल खींचने लगा अपनी आदत के मुताबिक। सरी क्या कर रहे हो? सरीना बेगम उसको चपत रसीद करते हुए बोली। बिल्कुल 5 साल के बच्चों जैसा अंदाज है तुम्हारा, पता नहीं मेरी बहू के साथ क्या करोगे, वह बेचारी तो 2 दिन में ही भाग जाएगी। वह अपने गालों पर हाथ फेरती हुई बोली। मम्मा मैं आपका ही तो हूँ, छोटा सा क्यूट सा। और बाय द वे, आज आपको अपनी नामालूम बहू कहाँ से याद आ गई? खैरियत? वह अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला। अंदाज में तफसीस थी। क्या मतलब कहाँ से ख्याल आया? बहू लानी तो है ना, मुझे भी तो कोई आराम मिले। मुझे भी आराम की ज़रूरत है। अगली आया और संभाले तुम्हें। आधी आधी रात तक जागकर मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ता है। और वैसे भी जब से ऐनी गई है तब से मेरा घर बिल्कुल वीरान सा हो गया है। मैं सारा दिन बौखलाई फिरती हूँ। तुम्हारी शादी करूँगी अब, ताकि मुझे भी कंपनी मिले। वह शरारती अंदाज में बोली। मम्मा आपका बेटा अब आप पर भारी हो गया है, लोग सही कहते हैं। माँ मान आ रही। आगे पता नहीं क्या था, भूल ही गया। वह गाने की टांग तोड़ता हुआ बोला, फिर सर झटक कर आगे सोचने लगा। चलो चलो चुप करके खाना खाओ, बातें बाद में। बड़े आए तुम फ़लसफ़ों की शान में कसीदे पढ़ने वाले। वह उसके कंधे पर थप्पड़ मारती हुई बोली और वह डरने की एक्टिंग करता खाना खाने लगा। यह हाल था खानविला का। असफंदयार खान कुछ टाइम ऑफिस रहते और बाकी का वक्त अपने कमरे में गुजारते। हर वक्त पुरानी यादों में खोए रहते, अपने जिगर के बारे में, अपनी प्रिंसेस के बारे में और एक और हस्ती के बारे में, जिनके उनकी और उनके जिगर की ज़िंदगी में आते ही बहुत कुछ बदल गया। कुछ पुराने वादे और जिम्मेदारियां उन्हें माजी में कैद किए रखती थी। और सरीना बेगम सारा दिन बौखलाई बौखलाई फिरती रहती घर में। पर असफंदयार खान और सैरी के लिए अपने आप को फ्रेश जाहिर करती रहती। और सैरी खुद को पुरानी यादों से निकालने के लिए ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजार देता। उसे यह भी मालूम था कि मम्मा उसका इंतज़ार कर रही होंगी, जिस वजह से वह उनके सामने शरारतें करता रहता। नहीं तो ऑफिस में बहुत खामोश और संजीदा ही नज़र आता। यूँ लगता था कि खानविला को जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई है, जो सबके चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेगी। लेकिन वह कहते हैं ना कि रात के बाद सवेरा होता है, तो अब खानविला के लोगों की ज़िंदगी का सवेरा भी नज़दीक था। अब इंतज़ार है तो बस सवेरे का। वह ऐनी का हाथ पकड़े ड्राइंग हॉल में दाखिल हुआ। अंदाज में एक सुरूर था, किसी के साथ होने का, किसी को पा लेने की चमक उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। ऐनी घबराई हुई थी और सा इस बात से कतई अनजान ना था। अस्सलाम वालेकुम। चौड़े सानों पर काली साल फैलाए दाएं हाथ से अपनी प्रिंसेस का हाथ थामे हुआ एक शान से चलता हुआ आया और बुलंद आवाज़ में सबको सलाम करता आगा जान के दाईं तरफ वाली कुर्सी खींचकर ऐनी को बिठाया और उसके साथ वाली कुर्सी खींचकर खुद बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कैसा है हमारा बच्चा? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, आराम से खाना खाओ। आगा जान सलाम का जवाब देते ऐनी से बोले। सुबह का वाक़या उन्हें याद था, उन्हें उसका डर मालूम था। ऐनी ने घबराते हुए साक़ की तरफ देखा, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। उसे थोड़ा हौसला हुआ और उसने ज़रा सी नज़र उठाकर अपने बाईं जानिब देखा, जहां आगा जान बैठे पर सिफक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठे थे। ठीक हूँ, वह घबराते हुए बोली और जल्दी से सर झुका गई। वहाँ बैठे सारे नकूस उसके इस अंदाज से मुस्कुराए बिना ना रह सके और आगा जान ने एक जानदार कहकहा लगाया, हमारा मासूम सा बच्चा। और आगा जान को इस तरह खुश देख के सब हैरान हुए थे और साथ खुश भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों बाद उन्हें इस तरह छत फाड़ कहकहा लगाते देखा था। जबकि नई जनरेशन के लिए यह पहला वाक़या था कि उन्होंने अपने जादो जलाल वाले आगा जान को इस तरह देखा हो। ऐनी ने एक नज़र पूरी मेज़ पर दौड़ाई, जहां बहुत सी इख्तिसाम के खाने सजाए गए थे। फिर नज़र उठाकर कुर्सियों पर बैठे नकूस को देखा, जहां उसके सामने बीबी जान बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। उनके साथ वहीं बड़ी बड़ी मोछों वाला आदमी बैठा था, जो उसे ही यहाँ लाया था। उनके साथ थोड़ी देर पहले मिलने वाली औरत बैठी थी, जो खुद को उसकी चची माँ कह रही थी। अरे बेटा, खाना शुरू करें ना, जिन सोचों में उलझ गई हो आप? बीबी जान उसे सोचों में गुम देखकर बोली, जबकि वह चुपचाप अपने सामने पड़ी प्लेट देखने लगी।
जिसमें चाइनीज राइस पड़े थे, साथ शामी कबाब थे जो कि शाह ने उसके लिए डाले थे। शाह उसकी झिझक समझ गया था और अब संजीदगी से खाना खा रहा था, जबकि आगा जान आनी के चेहरे पर पड़े उंगलियों के निशान देखकर कुछ देर पहले शाह की कई बातों पर अमल करने का सोचकर खाना खाने लगे। शाह उनसे सारी बातें कर चुका था और वह खुद कौन सा इस सबसे अनजान थे। वह सब जानते थे कि कौन कितने पानी में है। बस वह चुप थे तो सिर्फ ऐनी के लिए, जिसका डर वह खत्म करना चाहते थे अपने बारे में। सब खामोशी से खाना खा रहे थे कि एक दफ़ा फिर आगा जान की आवाज़ गूंजी। जवार साहब, हमने सुना तुम्हारे लाल आज हवेली तशरीफ़ ला चुके हैं, तो अभी तक खाने की मेज पर क्यों नहीं आए? वह बाबा साईं, आप तो जानते हैं कि सफ़र लंबा होता है शहर से हवेली तक का, और अब दोनों सो रहे हैं। जवार साहब एक नज़र बीवी पर डालकर आगा जान को वजाहत देने लगे। जमशेद खान, बचने वाला सारा खाना मुलाजिमों में बांट दिया जाए और कोई भी खाने की चीज़ हवेली में ना बचे। आगा जान ने हुंकार भरते हुए जमशेद को हुक्म दिया। जो हुक्म साईं, वह अदब से बोला, जबकि अजलान साहब अपने चचा की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ा। वह जानता था कि आगा जान ने ऐसा क्यों किया, और ऐनी तो ऐसे ही थी जैसे खाने के अलावा और कोई ज़रूरी काम ही ना हो। जबकि अब पिज़्ज़ा में कांटे और चम्मचों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके आगे का आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा।